कर रहे हैं। ट्रंप साहब ने जैसे ही उनको कहा कि भाई दोस्त उनको कह दिया, मोदी जी ने तुरंत उस मौके को लपका। ऐसा सीन बन रहा था जैसे बिस्किट डाला गया हो और दो मिलाना शुरू हो गया हो, उस टाइप की बात भी हो रही है। खैर, इस बीच में अब मोदी जी क्या देश के लोगों की भी कभी सुनेंगे क्या? चलिए मानते हैं देश के लोगों की मत सुनिए, जो सीडीएस आपने बनाया उनकी ही सुन लीजिए, सैन्य अधिकारियों की, सेना की सुन लीजिए, क्योंकि उन्हीं के नाम पे आप वोट मांग करके लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके और वोट लेकर के सत्ता में आ जाते हैं। तो कम से कम उनकी तो सुन लीजिए। एक वो एक तरफ जहां मोदी जी चीन के साथ पिंगे बढ़ा रहे हैं, उसी मंच पर पाकिस्तान भी है, और दूसरी तरफ सीडीएस साहब कह रहे हैं कि चीन सबसे बड़ा सरदर्द है। सुन लीजिए जरा क्या कह रहे हैं, फिर मैं सवाल लेकर के आता हूं। सुनाइए। स्वरूप में आती हैं, इसलिए मैं उनमें से कुछ ठोस चुनौतियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, जिसका सामना भारत आज कर रहा है और मेरे विचार में भविष्य में भी करता रहेगा। और इसमें सबसे पहली चुनौती जो है वो सीमा विवाद के बारे में है, जिसके कारण जो है भारत में जब से हम आज़ादी मिली है तब से लेकर के काफ़ी सारी जो हैं लड़ाइयाँ, 47 की, 62 की, 65 की, ये लड़ाइयाँ जो हैं इसी का परिणाम है। और इसमें भी मैं ये चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको मैं मुख्य मानता हूँ, और ये जो असुलझा सीमा विवाद चीन के साथ है उसे मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। सर, मोदी जी ये कह रहे हैं कि चीन, माफ कीजिएगा, जो सीडीएस साहब कह रहे हैं कि चीन के साथ सीमा विवाद सबसे बड़ी समस्या है और अभी नहीं, भविष्य में भी भारत इसको फेस करता रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या मोदी जी को ये बात समझ में नहीं आ रही है? मोदी जी चीन के साथ अपनी जो है वो दोस्ती बढ़ाने में लगे हैं। उसी दोस्ती के लिए नेहरू को हमेशा कोसा जाता है, सदन के अंदर से सदन के बाहर तक। सवाल हर बार चीन के ऊपर उठता है। अभी रिसेंटली सीजफायर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसको लेके मोदी जी इतना कुछ कह रहे हैं, उस ऑपरेशन सिंदूर में भी साफ तौर पे ये हमारी सेना की तरफ से कहा गया कि दरअसल हम पाकिस्तान से नहीं चीन से लड़ रहे थे। चीन उनको लाइव जो है वो फीड दे रहा था। ये बात मोदी जी को समझ में नहीं आ रही है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चाइना की 3 सितंबर की आपने परेड देखी होगी, जिसमें तरह तरह के नए हथियार थे। अंडर वाटर ड्रोन भी थे दोस्तों, और ऐसे ऐसे हथियार थे जो अभी तक टेस्ट नहीं हुए। 5th जनरेशन ड्रोन भी थे। अब भारत को ये डर है, क्योंकि वो भारत जो चाइना और पाकिस्तान का टेस्टिंग ग्राउंड है, उसे अब ये डर है कि पाकिस्तान राउंड 2 करने वाला है, और ये चाइना के हथियार अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ टेस्ट करेगा। और दोस्तों आज देखिए कि भारत और भारतीय मीडिया सारे के सारे चाइना के गुण गा रहे थे, लेकिन देखिए इनके सीडीएस जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, सीडीएस अनिल चौहान, जिन्होंने ये कहा था कि ये तैयारे कितने गिरे हैं ये बात अहम नहीं है, अहम बात यह है कि वो क्यों गिरे हैं, ये इन्होंने कहा था दोस्तों। और आज इन्होंने एक और बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और चाइना से हमें बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों, क्योंकि वो आर्मी का बंदा है और उसने अभी देखे हैं कि इतने खतरनाक हथियार, ये खतरनाक हथियार लाजमी बात है इनमें से एक भी टेस्ट नहीं हुआ, सारे के सारे नए हथियार है। और टेस्टिंग ग्राउंड क्या है पाकिस्तान और चाइना का? सीधा सीधा दोस्तों भारत है। और भारत और पाकिस्तान की अगर राउंड 2 की जंग होती है, क्योंकि वो कहते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, तो अगर दोबारा जंग होती है तो दोस्तों ये सारे के सारे हथियार आप देखेंगे कि भारत पर टेस्ट होंगे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत जल्दी J-17 थंडर का अगला वेरिएंट भी बना लेगा। और दोस्तों उसके अलावा पाकिस्तान J-35 भी एक्वायर्ड करने वाला है। J-35 के बारे में ये कहा जाता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हथियार है, जिसके साथ दोस्तों 4 से 5 वही ड्रोन जो आपने परेड में देखे थे, वो ड्रोन उड़ रहे होते हैं और वो मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई करके वापस उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यानी एक बहुत बड़ा सिस्टम है 5th जनरेशन। 6th जनरेशन में दोस्तों यही टेक्नोलॉजी आगे बढ़कर आ रही है। लेकिन देखिए कि अगर पाकिस्तान के पास ये आ जाती है तो फिर हमारे एयर चीफ की बात ठीक हो जाएगी कि 6 नहीं अगली बार 60-0 होने वाला है। साथियों को भी देखिए, सीडीएस साहब ने क्या कहा, अनिल चौहान ने, उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती, बिल्कुल ब्लेटेंट 2 टूक शब्दों में। और ये गोरखपुर में बोला, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जहां से योगी आदित्यनाथ भी आए। उसके बावजूद अगर सीडीएस इतने क्लियर है तो क्या देश की पॉलिटिकल लीडरशिप क्लियर नहीं है इस मामले में, या कोई कंफ्यूजन? अगर सीडीएस ये कह रहे तो फिर मोदी हो, डोभाल हो, जयशंकर हो, और इवन प्रधानमंत्री के जो भी सारा सिस्टम इकोसिस्टम है, उनमें से किसी को भी चीनी नेताओं और अधिकारियों के साथ जीत में जो बातचीत करते हैं, जो बायलैटरल करते हैं, कहीं पर ये बात क्यों नहीं झलकती? और हाल के अनुभव, चाहे वो मोदी जी की यात्रा हो, चाहे डोवल की यात्रा हो, जितनी भी यात्राएं हुई, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर 10 मई के बाद से लेकर आज तक जितनी भी बातचीत हुई,
सबकी सब बातचीत में एक ही बात आती है कि चीन एक सद्भावनापूर्ण साझेदार के रूप में कार्य करने की बजाय भारत की कमजोरियों का फायदा उठाने की अधिक वो रखता है। हर बातचीत में आपने देखा होगा उनके जब विदेश मंत्री यहाँ पे भारत में आए थे तो किस तरीके से चाइनीज मीडिया में क्या खबरें आई कि भारत ने तिब्बत को लेकर के चाइना के स्टैंड का साथ दिया। हालांकि भारत ने नहीं कहा, लेकिन भारत ने उसका विरोध भी नहीं किया। और इसके अलावा जो भी अनिल चौहान की अगर आप पूरी जो बात सुनेंगे, जो 6 चैलेंजेस बताए उनमें, उन्होंने गंभीर आंतरिक और बाहरी दबावों की तरफ भी साफ साफ इशारा किया। अगर आप इस बात को थोड़ा सा खोलें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो मोदी जी की विदेश नीति ने 3 सीमाओं चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को पूरे तरीके से शत्रुतापूर्ण तो नहीं बना दिया है जिसको लेकर के आदमी बार बार उसका इशारा करती है। उनकी राजनीति बेसिकली जो मोदी जी की राजनीति है उसने आंतरिक रूप से धार्मिक उग्रवाद और विभाजन को एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, खास तरीके से बढ़ावा दिया है। और इसी का कारण है कि मोदी जी हर मोर्चे पर भारत को जो स्ट्रेटेजिक बात होती है सामरिक, उस पर हर मोर्चे पर कमजोर कर रहे हैं। और ये एक से अधिक बार अब ये क्लियर कट बात हो चुकी है मोदी जी के रिज्यूम को अगर आप थोड़ा सा खोल करके देखें। आपने देखा चीन ने 2017 में डोकलाम पर कब्जा करने की घटना पूरे तरीके से भारत में आधिकारिक तौर पर कंप्लीट चुप्पी साध ली। याद होगा आपको 2017 की बात, किस तरीके से डोकलाम में जो कुछ हुआ था। उसी तरीके से अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन ने जिस तरीके के हालात पैदा किए, जिसका फॉल आउट जून 2020 में हुआ और हमारे 20 अधिकारी और जवान शहीद हो गए। उसके बावजूद भी भारत की सरकार उस सारी चीज को छुपाती रही और जो भी स्टेटस को की बात थी वो लगातार चलती रही। अब जून 2020 के बाद क्या था कि स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020 वाला स्टेटस को कीजिए। क्या वो हो गया? क्या राम प्रकाश जी, क्या वो हुआ? प्रधानमंत्री जी अभी गए थे, तमाम बातों पर उन्होंने चर्चा की, लेकिन क्या स्टेटस को का जिक्र आया कि उसको धीरे से बुला दिया गया। पहले स्टेटस को हर बातचीत में आता। जैसे ही ये ऑपरेशन जो ये सिंदूर हुआ उसके बाद आप देखिए डोवल गए, जयशंकर गए, राजनाथ गए, अब मोदी गए। कहीं आपने स्टेटस को एंटे का शब्द सुना? चल छोड़िए, सीमा विवाद का जिक्र सुना आपने? सीमा विवाद आज की ही 2 खबरें देखिए, मैंने आपको दोनों खबरें भेजी हैं, आमने सामने रख करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। एक तरफ सीडीएस का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि चुनौती क्या है, दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण। मैं चाहता हूं कि दोनों को सिग्नल उस फ्रेम में दिखाइएगा 2 विंडो में, तो ताकि दिख जाए लोगों को कि निर्मला सीतारमण क्या है। पूरे का पूरा जोर व्यापार के ऊपर, ईजिंग ऑफ बिजनेस के ऊपर है। और हालत यह है कि वो चाइना की जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के अंदर जो निवेश है उसके लिए भी भारत सरकार कहीं ना कहीं तत्पर दिखाई देती है, उसको रोक दिया गया था 2020 के बाद। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि संबंधों को पूरी तरीके से सामान्य बनाने के लिए स्टेटस को की मांग क्यों छोड़ दी और किसने छोड़ी। इसकी बजाय नई भाषा अब क्या है, जो मोदी जी की भाषा है, जो सारे बयानों में आपको दिखती है, उस पर सीमा पर केवल शांति और स्थिरता भारत चाहता है। यानी कि जो जमीन चाइना ने हड़प ली पूर्वी लद्दाख से लेकर डोकलाम से लेकर के इस पूरे एरिया में, और जो राहुल गांधी ने वहां के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दिखाई, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो लोग आगे हैं, उस पूरी मांग को बिल्कुल छोड़ दिया एक तरीके से। तो ये संकेत देते हुए बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि लद्दाख में चीन ने 1962 में तब भी यही खेल किया था, जो क्या भारत की एक नीति मान लिया है मोदी जी कि तब जो हुई थी गलती, तब तो आजादी के 15 साल हुए थे, भारत के पास संसाधन नहीं थे, सब कुछ नहीं था। ये जो अप्रैल के अंदर जो हुआ डोकलाम में और जून में उसके बाद जो फॉल आउट हुआ, उसके बाद राम प्रकाश जी ऐसा क्या चेंज हो गया है जो मोदी जी और ये सारे के सारे लोग भाग भाग के चाइना जाए। एक ही चीज लगती है कि क्या संप्रभुता से बड़ा व्यापार हो गया है, और व्यापार का भी बैलेंस देख लीजिए, $100 बिलियन का व्यापार घाटा है हमारा चाइना का। और क्या चाहते हो आप मुझे? उन्होंने आपको डंपिंग ग्राउंड बना दिया है अपने सरप्लस माल पे। जो चीज आपको चाहिए उसके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। रेयर अर्थ मटेरियल का आपने देखा, आपने खाद का देखा, स्पेशलाइज्ड खाद का देखा, आपने डीप टनल बोरिंग मशीन का देखा, लगातार बिना चुपचाप यूनिलेटरली एक तरफा ढंग से बंद कर दिया। किसी का कोई आपने आवाज सुनी क्या भारत सरकार की तरफ से? कुछ भी सुनी। और मोदी जी इशारों में क्या कर रहे थे, छोटी आंखों वाले गणेश जी भी चाइना से चले आते, चाइना का नाम। अब जब मोदी जी घुमाए है रेड कारपेट वेलकम जो आपने कॉमेडियन मीडिया ने दिखाया वहां पर, तो क्या उसके बाद वो गणेश जी क्या कॉमेडी होगी? क्या स्टेटस को एंटे लागू हो गए? क्या चीन ने अपनी भारत के प्रति जो एक्सप्रेशनिस्ट अप्रोच थी उसको छोड़ दिया है क्या? ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि चीन का बेसिकली पैटर्न क्या है। चीन हमारा सहयोगी नहीं है, राम प्रकाश जी माफ कीजिएगा, उसका एक पैटर्न है कि वो भारत की सुरक्षा की जो कमियां हैं,
उन पर लगातार नजर रखता है, वो कमियों को तलाशता रहता है और जब मौका लगे अतिक्रमण करके अपनी सीमा बढ़ाने का लगातार हौसला भी रखता है और कोशिश भी करता है। ये आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, उन्होंने अपने सारे वेपन टेस्ट करके देखे, सामने पाकिस्तान था, लेबोरेटरी किसकी थी? चाइना की थी। उसके बावजूद उसके बारे में एक शब्द कहने की बजाय आपका सारे का सारा टॉप फ्रंट लाइन नेतृत्व चाइना में लाइन लगाई खड़ा हुआ, लाइन लगा, राजनाथ से लेकर के कौन नहीं गया बता? क्या एक भी मुद्दा कि किसी ने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप पाकिस्तान के साथ क्यों थे? जनरल राहुल आर सिंह ने क्या कहा कि पाकिस्तान सामने था, खेल सारा चाइना। उसके बाद आप चाइना के साथ दोस्ती करके क्या निकालना चाहते? इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आप सामने राष्ट्रवाद रखते हैं, सामने जो है सारी चीजें जो है राष्ट्रवाद, सेना प्रेम। ये जनरल चौहान तो सेना के ही है, सीडीएस चीफ आप नहीं लगाया है, जनरल राहुल आर सिंह भी आपकी। उनकी बातों को ध्यान न देकर के निर्मला सीतारमण से लेकर प्रधानमंत्री तक सारे व्यापारी बढ़ाने पर लगे हुए, यानी कि अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनका मुनाफा आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है देश की संप्रभुता से ज्यादा। और यही जो चीज है, यही चीन को एक हौसला देता है कि भारत आत्मसम्मान की बजाय बाकी चीजों में भरोसा रखता है। और इसी से मुझे डर लगता है कि कहीं एक झटका और बहुत जल्दी ना मिल जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान उधर ट्रंप से मोहब्बत बढ़ा रहे, उनके परिवार के साथ धंधा कर रहे, ऐसे में जो कदम आप ये उठा रहे हो, आप सबक तो सिखाना चाहते हो ट्रंप को, जो आपकी हैसियत है नहीं, हिम्मत भी नहीं है आपकी, आप बोल भी नहीं पाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बजाय खुद ही सबक सीख के बैठ जाए और फिर कह दे ना कोई आया है ना कोई घुसा है। ये देखना पड़ेगा राम प्रकाश जी, ये बहुत गंभीर बात है चाइना के फ्रंट पे, जो लोग समझ नहीं रहे। जिस तरीके से मोदी ने एक लाइन में सारी कहानी निपटा दी कि ना कोई आया ना कोई घुसा, क्या दुनिया का कोई और देश, कोई और लीडर इस तरह की बात को अफोर्ड कर सकता है? पोमेरियन मीडिया के जरिए मोदी जी इस बात को सारी जगह फैलाने में और अपने राष्ट्रवाद, अपनी सेना प्रेम उसको कायम रखने में कामयाब। आप देख लीजिए, सवाल गायब कर दिए हैं। ये सवाल महत्वपूर्ण है कि चाइना की अप्रोच क्या है। आज वो सीधा अमेरिका को टक्कर दे रहा है और आप उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हो। तो इसके अंदर बहुत सारे खतरे इन्वॉल्व हैं जो आपको आज समझ में नहीं आ रहे। विशुद्ध तौर पर ये विजन की कमी कहीं ना कहीं मुझे नहीं आई। मोदी जी तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, इत्यादि इत्यादि। तो अब किस मुंह से वो सीमा विवाद की बात करेंगे? पहला सवाल तो सर ये है। दूसरा, भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान में चीन के लिहाज से जरूरी क्या है कि, और जब अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और जब हम उसको मित्र बना लेंगे वो और सारी चीजों में साझेदार हो जाएगा, और फिर कल को पाकिस्तान हिमाकत करेगा किसी चीज की और हम पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो फिर चीन जाकर के पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, तो वो ज्यादा और खतरनाक नहीं हो जाएगा? क्योंकि आपके तमाम राजदार वो राजदार हो जाएगा, साझेदार हो जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप वगैरह जो है वो आपके साथ खड़े नहीं है, अमेरिका आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है जिस तरीके से आज सीन बना हुआ है। राम प्रकाश जी, अमेरिका ने आज तक इतिहास के अंदर अगर इस रीजन में पाकिस्तान को छोड़ दे तो वक्त पड़ने पर किसी की मदद नहीं की है। ये इतिहास की बात है, 1947 से लेकर के आज तक की बात है। अगर उन्होंने कभी मदद की है तो केवल पाकिस्तान की है। वो सफल हो पाए या नहीं हो पाए वो एक अलग सवाल हो सकता है। 1971 का आपका याद होगा, जिस तरीके से निक्सन ने धमकी दी, उसके बाद इंदिरा गांधी ने 2 बांग्लादेश और ये बना दी, वो एक पक्ष अलग है। सवाल केवल इतना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है आज की तारीख में, आप तय मान करके चलिए, वो उनका जैसे हमारा कौन था। आप अगर हिस्टोरिकली देखेंगे, हमारा ऑल वेदर फ्रेंड था रशिया। सुख में दुख में, यूएन में, हर जगह, लेटेस्ट वेपनरी में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, हर चीज में आंख बंद करके उन्होंने अपना सहयोग किया। हर चीज आपने क्या किया? जैसे ही मोदी 2014 में आए, वो चाहे अमेरिका की गोद में इस तरीके से जा बैठे कि अमेरिका ने हमें फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ये जाएंगे। उसका परिणाम आज देश भुगत रहा है। मोदी जी ने जो जिस तरह की कूटनीति अपनाई, कूटनीति तो क्या ही कहेंगे उसको, 2 रैंक अपॉर्चुनिज्म टाइप की चीज है कि आप अपने ऑल वेदर फ्रेंड रशिया को छोड़ करके देखिए, डिप्लोमेसी के अंदर बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। नेहरू जी जब आए थे 1947 में, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों बढ़ाया था? दुनिया की बहुत बहुत बड़ी ताकत थी। क्यों? क्योंकि तमाम देश ऐसे थे जो कोल्ड वार के टाइम में दोनों बीमारियों से बचना चाह रहे थे, इधर से भी उधर से। और उस सारे प्रोसेस में भारत को रूस ज्यादा करीबी दिखाई दिया हर तरीके से, तो वो हम उनके साथ हुए, ओपनली नहीं लेकिन एक टैक्टिकल तौर पर हमारे उसके तमाम तरह के अलायंस हुए। और जब तक हम रशिया के साथ रहे, भारत के साथ ना केवल वर्ल्ड कम्युनिटी खड़ी रही, उसको हर तरीके का सहयोग हुआ। उसके बाद मोदी युग आया, जिस तरीके से वो
ट्रंप अब की बार ट्रंप सरकार और दूसरे देश में जाके दूसरी पार्टियों के लिए वोट मांगना, वहां के राष्ट्रपति की रैलियां कराना, यहाँ पर वहां जाकर अपनी रैलियां करना, उन सारी डिप्लोमेटिक जेस्चर्स को अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए प्रयोग करना, ये जो टेंडेंसी थी आज भारत को वो महंगी पड़ रही है। ट्रंप जैसा व्यक्ति जो किसी का हो ही नहीं सकता, उनके जितने पुराने दोस्त हैं, आप किसी की किताब पढ़िए, किसी की बाइट सुनिए, किसी का कुछ भी करिए, वो क्या कहते हैं, ट्रंप की एक इनबिल्ट एक चीज है कि वो यूज करते हैं और डिस्कार्ड करते हैं, वो व्यक्तिगत संबंधों में हो, वो कूटनीतिक संबंध, उस सारे के अंदर ट्रंप ने आते ही वो दिखा दिया। जो 20 जनवरी को जो सारा हुआ था इनॉग्रेशन, उससे लेकर के आज तक ट्रंप का जो रुख है, और खास तौर पर राम प्रकाश जी 10 मई से लेकर के आज तक का जो रुख है, 42 बार ये कह देना कि मैंने इनका दोनों का सीज फायर कराया। भारत के प्रधानमंत्री आज तक उसका जवाब नहीं दे पाए, ना संसद के अंदर ना संसद के बाहर, नाम लेकर। ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को डेड तक बता चुका, डेड, ठीक। उसके बावजूद भी ना आप वहां के रहे ना यहाँ के रहे। आपने राष्ट्रपति पुतिन और शहबाज शरीफ की बातचीत सुनी होगी। उस 50 सेकंड की बातचीत में वो क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ कि हिज एक्सीलेंसी, हम आपके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, भारत के साथ आपके जो संबंध है हमें उन पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम भी मित्रता करना चाहते हैं। वो सारी की सारी चीजें सामने आ रही है। वो एक ओवरट्यूर है पाकिस्तान का रशिया के प्रति, और रशिया लगातार उनके तमाम प्रोजेक्ट्स में मदद भी कर रहा है एक तरीके से। जिसने कभी पाकिस्तान को सुई भी नहीं बेची, आज वो पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक एफर्ट बढ़ा रहा है। कारण देखिए आपके, आज से 10 साल पहले तक, 5 साल पहले तक एक ताकत अमेरिका थी, दूसरी ताकत रशिया थी। जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है राम प्रकाश जी, तब से कहीं ना कहीं रशिया आर्थिक तौर पे थोड़ा सा वीकन हुआ है, सामरिक तौर पे वीकन हुआ है, और कहीं ना कहीं कोई स्वीकार करे या ना करे, भारी मन से चाहे हमें भी करना पड़ेगा कि आज अमेरिका को कोई टक्कर है तो वो चाइना से। तो अप्रत्यक्ष तौर पे रशिया आज चाइना के झंडे के नीचे, ये मानना पड़ेगा। तो जब उसका बॉस चाइना है, तो आप उसके साथ कितनी मदद रशिया से ले पाएंगे इस दौर में? जब जरूरत थी आपको रशिया के साथ खड़े होने की, तब आप जाके ट्रंप की गोदी में जा बैठे, बाइडेन की गोदी में जा बैठे। उन दोनों के जो भी चीजें चल रही है, उसमें आपने भारत के कूटनीतिक संबंध जो थे उनको कहीं ना कहीं उनकी तिलांजलि दी। उसका परिणाम आज सामने दिख रहा है कि ना खुदा ही मिला, ना विशाले से मिला, ना इधर के रहे ना उधर के। हकीकत में क्या है कि रशिया हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता था। जो परिस्थितियां इन्होंने बनाई है, उसका ये परिणाम है कि डिप्लोमेटिकली हम कंप्लीटली आइसोलेटेड हैं। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई से लेकर के आज तक आप देख लीजिए, दुनिया के किस देश ने आतंकवाद के लिए पाकिस्तान का नाम लेकर के उसको इंडाइक्ट किया है? एक देश का नाम बताइए, इजराइल को छोड़कर। ये सारी स्थिति ये कह रही है कि मोदी जी ने जो बेसिकली आपदा में अवसर की जो रणनीति है, उसके लिए देश के जो मूल कूटनीतिक संबंध थे, राजनीतिक संबंध थे, उनको कहीं ना कहीं होम कर दिया अपने व्यक्तिगत एजेंडे में, अपने दोस्तों के एजेंडे में। अडानी का धंधा चलता रहे, अंबानी का धंधा चलता रहे, देश का चाहे जो मर्जी हाल हो। तो एज ए कंट्री आज हम आइसोलेटेड है। अंबानी तो आज भी उतना ही नोट छाप रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया बना लिया उन्होंने सस्ते तेल से। भारत की जनता को तो 1 रुपए का लाभ नहीं हुआ ना, एक किसी भगत को ही हुआ हो, किसी वाजपेयी को ही हुआ हो, और 20% इथेनॉल मिला करके सारे देश की गाड़ियों के इंजन के जो भी उन्होंने किया। कोई संविधान का कोई संवैधानिक व्यवस्था उस तरीके की नहीं रही कि सुप्रीम कोर्ट ही देख ले इस मामले को, कोई और संस्था देख ले कि भाई आपने पुरानी गाड़ियां जो 2023 से पहले की है, उसमें कहां से इथेनॉल चल पाएगा? कोई पूछने वाला ही नहीं बचे। केवल मोदी का डंका बजता है, और उस सारे में चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे स्ट्रेटेजी हो, चाहे पॉलिसीगत संबंध, कुछ भी चीज हो, हर चीज उसके नीचे दबा दी गई है। और आज हालत यह है, भारत के प्रधानमंत्री कोई भी इतना कमजोर कभी नहीं था राम प्रकाश जी कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता दे, और टू दैट एक्सटेंट ये आगे बाढ़ में जाए अप्रत्यक्ष तौर पर। उसके बावजूद आवाज तो नहीं निकली आपकी। और जैसे ही कल मौका मिला, खट से मोदी ने क्या कहा कि आई रेसिप्रोकेट ट्रंप फ्रेंडशिप। कौन सी मित्रता है भाई आपकी? उसने आपके बारे में क्या क्या कह दिया? ऐसी मित्रता पे तो थू है, क्या करना है उस मित्रता का? वो आपको डे इन एंड डे आउट ही इज नेम कॉलिंग, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, और आपको एक अवसर मिला तो आप एएनआई के ट्वीट को रिट्वीट करें। इतनी बढ़िया प्रगाढ़ मित्रता थी तो 50% टैरिफ लगाया, आपने फोन उठा के कहा क्यों नहीं किया, क्या कर रहे हो आप? और ये नहीं कह सकते तो ऐसी मित्रता आपको मुबारक है। सर टैरिफ नहीं, हम लोग गलती कर देते हैं। टैरिफ भी और पेनल्टी भी बताना भी ये जरूरी है कि पेनल्टी भी ठोके गए हैं, और हम इकलौते देश हैं जिसके ऊपर पेनल्टी ठोके गए हैं। तो वो भी मुझे लगता है दर्शकों को याद रखना चाहिए।
नहीं बिल्कुल, मैं भाई राम प्रकाश जी, आप ये देखिए ना कि चाइना जो उनका स्ट्रेटेजिक हमेशा कंपटीटर है, आर्थिक तौर पे कंपटीटर है, उस पे 30-31% टैरिफ, और भारत का प्रधानमंत्री उनका दोस्त, भारत उनका नेचुरल एलाई, और भारत के ऊपर 50%। तो ये मित्रता तो आपने दुनिया में कहीं नहीं देखी होगी। दोस्ती ये में डिस्टिंक्शन कुर्बानी, तो दोस्ती में कुर्बानी मोदी जी जो है वो भारत देश के लोगों से लेंगे, अपना यहाँ उद्योग धंधे बंद करा के फैक्ट्रियों पर ताला लगवा के कुर्बानी लेंगे मोदी जी अपनी दोस्ती में। एक और चीज बता दीजिए सर जरा, एक तरफ अमेरिका खड़ा है, दूसरी तरफ चीन खड़ा है, भारत कहाँ खड़ा है? भारत अकेला खड़ा है। आप कमाल कर दिया राम प्रकाश जी, आप इतने सीनियर आदमी, आपने सुना नहीं था आपने जयशंकर जी ने क्या लेजर आंखों के साथ क्या कर, भारत तो खड़ा है भाई। क्या पूछा कि वेयर वाज अमेरिका, तो इसे यूएस वाज इन यूएस है, तो वही है इंडिया, वेयर इट इंडिया इज। अब तो आपको जयशंकर जी की फोटो लगा लेनी चाहिए हर जगह हम जैसे लोगों को। जयशंकर तो डिप्लोमेटिक डिजास्टर के एक प्रतीक बन गए। आप कमाल देखिए कि चाइना, उनकी जो धर्मपत्नी है जयशंकर साहब की, उनकी धर्मपत्नी जापान है, तो एक वैसे भी एक थोड़ा सा कनेक्ट। मोदी जी भी जापान गए, जयशंकर कहा था, मोदी जी फिर चाइना गए। चाइना से जो सबसे बड़ा एक्सपर्ट इंडिया की तारीख में आज कौन होना चाहिए? जयशंकर साहब, वहां के राजदूत थे। मोदी जी से उनकी मित्रता का ओरिजिन कहां से है राम प्रकाश जी? मोदी जी अपने मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ये महोदय चाइना के राजदूत थे, भारत के राजदूत थे चाइना के। तो उसकी दोस्ती के क्या कारण थे वो तो आपको पता है, कौन ज्यादा बढ़िया बताते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, उसमें तो मेरा आप नहीं जाएंगे। लेकिन वो दोस्ती तब से है, तब से जयशंकर चाइना के बारे में कहीं अधिक जानते। प्रधानमंत्री जी इतने क्रिटिकल मौके पर अभी एससीओ के सम्मेलन में गए, वहां पर उनके साथ सब गए, केवल और केवल जयशंकर नहीं गए। फिर पूछा गया कि यार ये तो गड़बड़ होगी, पूछो, तो फिर बताया गया कि उनकी तबीयत खराब। एक तरफ प्रोपेगेंडा चला रहा था पॉबेरियन मीडिया की, तबीयत खराब जयशंकर की, उधर से वो ट्वीट क्या कर रहे थे कि मेरी आज फिनलैंड की विदेश मंत्री से बात हुई, उन्होंने फिर प्रवचन दिया उसमें लंबा चौड़ा। जिस दिन मोदी जी को वापस आना था उससे पहले दिन चाइना से, उस दिन उनका फिर ट्वीट आ गया कि नेवी चीफ से मिला। तो जब सारी एंगेजमेंट्स आप कर रहे हो तो आप जापान